हाय फ्रेंड्स, भगवान ना मौका तो सबको देता है, लेकिन जब मौका सामने आता है तब अधिकतर लोग उसके लिए तैयार नहीं होते। अब मिसाल के तौर पे निफ्टी को ले लीजिए। आज से 2 महीने पहले सभी इन्वेस्टर्स की शिकायत थी कि सर मार्केट बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, हर स्टॉक ओवर वैल्यूड जोन में जा चुका है, ओवर प्राइस हो चुका है, तो हम कैसे अपनी पोजीशन बनाएं। और दूसरी बात, पोर्टफोलियो बनाने के लिए सस्ते दाम पे अच्छे स्टॉक्स मिल ही नहीं रहे थे। कैसे ऐसे करके एक बार एक करेक्शन आ जाए अच्छा सा तो हम अपनी पोर्टफोलियो बना लें। अरे भाई, जब करेक्शन आया है, जब निफ्टी 26,000 से 24,000 आया है, जब भगवान ने आपकी सुन ली है और जब हाई क्वालिटी बिजनेसेस, अच्छी मोट वाले बिजनेसेस सस्ते दामों में उपलब्ध है, तो अधिकतर इन्वेस्टर्स हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और घबरा करके स्टॉक मार्केट से बाहर जाने की सोच रहे हैं। अरे यही तो वो मौका है जिसमें आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को सस्ते दाम पे पहचान करके लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए आप कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए लगातार वीडियो देखने से फायदा होता है कि अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स आपकी लिस्ट में जुड़ते रहते हैं। और आज हम हाई क्वालिटी 2 ऐसे स्टॉक्स की बात करेंगे जो मैसिव करेक्शंस के बाद में बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर अवेलेबल है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी यूजफुल वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। पहली सबसे बड़ी बात दोस्तों कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और जो लाइक नहीं करते वो बाद में भूल जाते हैं, इसलिए अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। मैं रिसर्च बेस्ड कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला कौन सा स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, पहले स्टॉक का नाम है RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड। अब आप में से बहुत से मित्र पूछेंगे कि सर ये तो रेलवे के स्टॉक हैं, रेलवे के स्टॉक्स में ऐसी क्या खास बात है इस टाइम पर और हम इनमें अभी इस समय पे इंटरेस्ट क्यों लें। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि पहले हम देख लें कि रेलवे में RVNL का क्या रोल है और कैसी वैल्यूएशंस पर ये मौजूद है। तो देखो, सबसे बड़ी बात दोस्तों 2 बातें हैं, एक तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और दोनों ही इक्वली जरूरी है। तो अगर एक भी मिस कर दिया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। अब मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करूं तो यहां देखिए, कंपनी के पास में ऑर्डर बुक है 65,000 करोड़ रुपीस की। कितने की? 65,000 करोड़ रुपीस की इसके पास में ऑर्डर्स तैयार मौजूद है। और कंपनी की सेल्स कितनी है जी? कंपनी की सेल्स है 20,000 करोड़ मात्र। इसका मतलब सीधी बात यह है कि अगर आप मेरी भाषा में समझें तो इस कंपनी में 3 साल की जो सेल्स है वो आपके पास में मौजूद है ऑलरेडी। यानी कि कंपनी की पर ईयर की सेल्स है 20,000 करोड़ रुपीस और इसके पास में ऑर्डर्स पड़े हुए हैं 60,000 के। इसका मतलब क्या हुआ? 60,000 डिवाइडेड बाय 20,000, दैट गिव्स यू 3 इयर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, 3 साल की सेल्स तो इसके पास में मौजूद है। यानी अगर कंपनी कुछ भी नहीं करे, कोई भी काम ऐसा नहीं करे कि नए ऑर्डर्स वगैरह नहीं लाए, तो भी ये कंपनी 3 साल तक आराम से अपने बिजनेस में कंटिन्यू कर सकती है। तो ये पहला कारण रहा। दूसरा, अगर आप देखें तो इसके 92,000 करोड़ रुपीस की प्राइस है, मार्केट कैप है। वो वाकई में एक बहुत बड़ी कंपनी है RVNL। तीसरी बात यह है कि यहां पर आप देखिए तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों 18 का है और ROE 20 का है। और कभी भी ROCE जो है वो 15 से ऊपर होते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस को बताते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी देखना होगा कि क्या ROE की ट्रैक शुरू से अभी तक अच्छी चल रही है, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहां आप ये देखिए, एक सेकेंड, यहां आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार 15% से ऊपर बनी हुई है। यानी कि अब सीधे शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो आप अगर बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में, तो साल का 3-4% मिलता है। वही पैसा अगर मान लीजिए आपने उठा करके RVNL जैसे स्टॉक में डाल दिया होता और वो भी 1, 2, 5 साल नहीं 10 साल के लिए, तो आप देख सकते हैं कि आपको एवरेज पर ईयर करीब 15 से 20% की रिटर्न मिल जाती। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा आपको ROE इसने दिया है। और क्योंकि एक इन्वेस्टर के तौर पे ना पी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना और सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ना मार्केट कैप तो खैर थोड़ी सी है, लेकिन प्राइस वाइज नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। और भी बहुत सारे फैक्टर है, बट ये इन्वेस्टर के लिए
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आरओई अच्छा है जिस पर ये ट्रेड कर रही है। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि इस कंपनी में और क्या खास बात है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में शुरू की थी और इसके सामने सबसे बड़ा मौका यह है कि रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में कंटिन्यू डेवलप होता रहेगा। ये मान करके चलना दोस्तों कि ये हमारा देश एक इतना प्यारा देश है कि इसमें ना रेलवे और एयरवेज और रोडवेज और इवन वाटरवेज, ये जो चारों मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इनमें लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होता रहेगा। अभी जो आपने देखा मार्केट के अंदर कुछ करेक्शन आया कुछ टाइम के लिए और सब लोग अपनी अपनी थ्योरी लगाने में लग गए। कल वैसे मैं टीवी भी देखता नहीं हूं, टाइम खराब करने की मेरे को बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन ऐसे ही नजर पड़ी तो पता पड़ा एक साहब कह रहे थे टीवी पे, शायद सीएनबीसी पे या किसी पर, कि भाई मार्केट में इतना करेक्शन इसलिए आया है क्योंकि चाइना में कुछ चेंज हो गया है, यूएस में इलेक्शन है, फलाना है, ढिमका है। मैं कह रहा हूं इनमें से कुछ भी नहीं है, ये सारा स्पेकुलेटिव बिजनेस है। सारे जो सट्टेबाज हैं वो बैठ करके इधर से पैसा निकाला, उधर पैसा डाला, उधर से डाला, इधर डाला, कुल मिला के इसमें लगे हुए हैं। और इन्वेस्टर सोचते हैं कि भाई बहुत बड़ी मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई। कुछ भी नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यह जरूर है कि जो हमारी जो अर्निंग्स का जो सीजन है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा जितना लोगों ने एक्सपेक्ट कर लिया था, बट वो अपने आप धीरे धीरे ट्रैक पे आने वाली चीज है। तो इसलिए इन चक्करों में ना पड़े, ये दिमाग से शोर शराबा दूर रख करके अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में आप नजर रखें। तो आरवीएनएल में खास बात यह है कि ये रेलवेज के लिए एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये ब्रिजेस बनाती है, वर्कशॉप बनाती है, इलेक्ट्रिफिकेशन पे काम करती है और साथ में दोस्तों ये जो इनका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो कवच सिस्टम है उससे भी कनेक्टेड है। अब देखें यहां पर अगर नंबर्स पे, तो पैग रेशियो के हिसाब से थोड़ी एक्सपेंसिव है। डिविडेंड 30% पे आउट दिया है क्योंकि वो लेना तो रेलवेज नहीं है कुल मिलाकर के। सेल्स 16%, प्रॉफिट 19%, अच्छा खासा ग्रोथ है, कोई प्रॉब्लम इसमें ऐसी नहीं है। हाँ, यहां एक चीज मैं आपको छोटी सी और बता दूं, इसकी अगर आप कंपैरिजन करेंगे आईआरबी या इरकॉन वगैरह से, इनसे तो हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं हो पाएगी। अलग कंपैरिजन का एक वीडियो हम बना देंगे। अब यहां ना एक थोड़ा सा और वजह है जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर है, और वो है आपका कि 4% इसका प्रॉफिट मार्जिन रहा है जो पहले 7% रहा था। अब इसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग वगैरह का भी या आपकी जो सप्लाई चेन है उसके एक्सपेंसेस वगैरह का भी बड़ा रोल रहता है। लेकिन कुल मिलाकर के जैसे जैसे रेलवे की ग्रोथ होगी वैसे वैसे आरवीएनएल अपने आप ग्रो करेगी। अब आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पर काफी टाइम से बहुत प्रेशर है। उसकी वजह यह नहीं है कि वो स्टॉक्स खराब हो गए या फिर वो कंपनियां खराब हो गई, नहीं। अगर आपको याद हो तो निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट स्पीच में कहा था कि 11 लाख करोड़ रुपए वो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए खर्च करने वाले हैं साल भर में, लेकिन उसका अभी तक 40% से कम पैसा खर्च हुआ है। यानी कि कैपेक्स को लेकर के और गवर्नमेंट ने अपने हाथ खींच रखे हैं अभी। तो जैसे ही वो हाथ को खोलेंगी और जैसे ही इलेक्शन जो हुआ करके उसके बाद में खुल करके गवर्नमेंट स्पेंडिंग मार्केट में आएगी, आप देखेंगे कि यही सारे स्टॉक वापस से आपको दौड़ते हुए नजर आने की पूरे चांसेस दिखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद दूसरे स्टॉक की, लेकिन इसके थोड़े से टेक्निकल से एक बार देख लेते हैं। तो आरवीएनएल का दोस्तों आप चार्ट अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं और देख रहे हैं कि आप एक रैली देखी थी कंपनी ने 4 जुलाई से लेकर के और कितना 12 जुलाई तक बहुत तेज रैली थी। उससे पहले भी रैली चल रही थी और उसके बाद में जुलाई से लेके स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन एक अच्छी बात दोस्तों ये है कि यहां पर इसने पुल बैक दिया है, यानी ये जो 479 का जो लेवल है वो लेवल क्रॉस अगर ये करता है वापस से, तो उसके बाद में दोस्तों ये नेक्स्ट 600 तक जा सकता है, क्योंकि यहां पर इसमें डबल बॉटम फॉर्मेशन होने के चांसेस साफ तौर पे देखे जा रहे हैं। तो अभी ये प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस दिन ये कंप्लीट होकर के इस नेक लाइन को तोड़ करके आगे निकलेगा 480 को, उसके बाद में आपको ये काफी अच्छी स्तर पर जाता हुआ भी 600 के लेवल पे जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसके चांसेस भी क्योंकि आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट स्टॉक है आपके स्क्रीन पर यहां। कंपनी का नाम है जुपिटर वैगन्स, और कई बार मैं अपने वीडियोस में इसके बारे में बात कर चुका हूं। ये भी रेलवे से संबंधित एक कंपनी है और ये वैगन्स बनाती है। ये जो डिब्बे बनते हैं ना ट्रेन के, जो खासतौर पे मालगाड़ी के अंदर जिसमें माल डाल करके लेके जाते हैं, मतलब माल का मतलब वही जो गुड्स वगैरह जो होती है वो लेकर के जाते हैं, उसके लिए जो डिब्बे बनते हैं अलग अलग टाइप के, वो सारे जुपिटर वैगन्स बनाती है। खास बात यह है दोस्तों कि करीब 5000 नई ट्रेन को ऐड करने की बात चल रही, 5000 नए ट्रेन की बोगीज को ऐड करने की बात चल रही है अगले 5 साल में। गवर्नमेंट ने उसके लिए फंड एलोकेशन वगैरह का प्रोसेस भी कर दिया है, लेकिन
उसका असर धीरे धीरे किसको सबसे ज्यादा मिलेगा? ये जो जुपिटर वैगन है, इसी टाइप की कंपनीज को। तो यहां पर इनका, क्योंकि इनके बिना गवर्नमेंट का काम चलेगा नहीं। तो अब ये देखिए, इसका फायदा ये है कि ये 499 रुपीज की प्राइस पे है। और दोस्तों जब आप ये देखेंगे ना वीडियो, तो प्राइस कुछ चेंज भी हो जाएगी। यहां मैं रिसर्च करके अपने वीडियोस अपनी टीम के साथ में डालता रहता हूं, और वो कभी भी आपको मिलेंगे। नेवर कंसीडर कि ये उसी टाइम बना हुआ वीडियो है। सो आप प्लीज उसे इग्नोर करिए, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, रोज की प्राइस के हिसाब से नहीं करते। और दोस्तों रोज के हिसाब से करना भी नहीं चाहिए। काय को करना? मेरी तरफ से स्टॉक मार्केट कल 5 साल के लिए बंद हो जाए, मैं चैन की नींद सोऊंगा। मैंने अच्छे स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बना रखा है, सिंपल बात। और आप भी मेरे ख्याल से इसी तरह सोचना शुरू कर देंगे, तो आपको टेंशन नहीं होगी। चलिए बात करते हैं। 21,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप और करीब 27 का ROE और 31 का ROC, जबरदस्त है। कंपनी क्या करती है मैंने आपको बता ही दिया है। नंबर्स पे नजर डालें तो यहां पर आप देखेंगे कंपनी ने कंटिन्यूअसली रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा रखा हुआ है। स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कंपनी की प्राइस तो ज्यादा है। बताओ, जब मार्केट में इतना करेक्शन आ चुका तो भी इसकी प्राइस ज्यादा नजर आती है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की बहुत अच्छी है। 80 की रेंज में अगर ग्रोथ है तो अमेजिंग है एक तरीके से। और उसी का असर जो है वो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिलेगा कि ये जो विदेशी लोग हैं ना, पहले 0% लेके बैठे थे, 0.09%, अब वो 3.45% पे बैठे हुए हैं। DIIs ने जरूर इसमें हिस्सेदारी बेची है अपनी, लेकिन आप देखेंगे कि इस सितंबर 23 के बाद से ये भी अपनी हिस्सेदारी को एडजस्ट करते आ रहे हैं। लेकिन खास तौर पे अभी वाली जून से सितंबर में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को डबल कर दिया है। लेकिन ये बहुत ज्यादा आप इस पे फोकस मत करिए, इस पर्टिकुलरली सिर्फ शेयर होल्डिंग पे, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स भी देखने के होते हैं। जरा टेक्निकल्स पे नजर डालें दोस्तों इसमें। तो टेक्निकल आपका ले लेते हैं, इसका क्या नाम है जी, इसका जुपिटर वैगन। इस पर दोस्तों मेरे और भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जरूर आप देखिएगा। जुपिटर वैगन पे काफी वीडियोस हैं। तो ये दोस्तों जुपिटर वैगन जो है उसका चार्ट है आपके स्क्रीन पर, और आप देख सकते हैं कि यहां एक ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा खासा था और वो वॉल्यूम हो गया है कम, क्योंकि जब ये रैली चल रही थी ना तो सब लोग इसमें खरीदने में लगे हुए थे। और आप देखिए क्या शानदार रैली दी है स्टॉक ने। लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूअस इसमें डिक्लाइन आ रहा है। लेकिन एक बात देखिए आपने कि डिक्लाइन जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन डिक्लाइन टर्न हो गया यहां से ऐसे। इसका मतलब धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर हो गया है कम और बाइंग प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। यानी डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है। और जहां तक बात करते हैं इसकी नेक्स्ट लेवल की, तो आप ये देखिए करीब 560 इसका लगभग एक रिवर्सल का पॉइंट रहेगा। 560 से ऊपर जाने के बाद में दोस्तों आपको इसमें पुल बैक यानी रिवर्सल आपको ट्रेंड का नजर आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट लेवल आपके पास में 640 के आसपास में रहना चाहिए इसमें। सो दोस्तों इस पर नजर रखिए। इमीडिएट रिकवरी आने के चांसेस तो देखिए बड़ा मुश्किल होते हैं, बट फिर भी आपको नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हाई क्वालिटी बिजनेस तो है और कंपनी की मोट भी है, कंटिन्यूअसली अच्छे प्रॉफिट दे रहे हैं। दोनों ही स्टॉक्स में प्रॉफिट अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, कंपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन कंपनी का है। कंपनी एक नॉन कॉम्पिटिटिव या लेस कॉम्पिटिटिव फील्ड में अच्छी खासी इकोनॉमिक मोट के साथ में अपना बिजनेस कर रही है। सो दोनों स्टॉक्स को दोस्तों आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। हालांकि यहां मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है और आप अपनी एनालिसिस करके अपना डिसीजन लेके फिर ही अपने पोजीशन के हिसाब से अपना डिसीजन लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। आपके प्यार आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।